नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान को पढ़ रहे हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने कई टॉपिक को पढ़ा, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन। परिवहन में भी हम लोगों ने जंतुओं में परिवहन कैसे होता है इसे जाना। बच्चों, परिवहन क्यों ज़रूरी है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कुछ पदार्थ बनते हैं किसी और जगह पे और फिर उसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं। उसी समय हमारे विभिन्न कोशिकाओं में कई और प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं जिसमें कि कई वेस्ट मटेरियल बनते हैं, कुछ पॉइजनस मटेरियल भी रहते हैं। तो इनको वहाँ से ला करके बाहर निकालना भी ज़रूरी रहती है और इसके लिए एक सिस्टम की आवश्यकता रहती है, एक तंत्र की आवश्यकता होती है जिसे कि परिवहन तंत्र कहते हैं। यह एक कोशीय जीवों में विसरण की क्रिया के द्वारा होता है, लेकिन बहुकोशीय जीवों में एक पूरे सिस्टम की आवश्यकता होती है जिसे कि परिवहन तंत्र कहते हैं। बच्चों, जंतुओं में तो हम लोगों ने परिवहन को देखा और समझा कि मानव हृदय कैसे कार्य करता है। चलिए अब जानते हैं कि पौधों में ये परिवहन कैसे होता है। पौधों में भी एक कोशीय, निम्न बहुकोशीय और कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं मल्टीसेलुलर प्लांट्स होते हैं। जैसे एक कोशीय कुछ एल्गी होते हैं। आप बच्चों, आसानी से आप लोगों ने सबने काई तो देखा होगा जो एकदम ज़मीन से चिपका रहता है। तो इसमें आसानी से काई जैसे जो पौधे हैं जो ज़मीन से बिल्कुल चिपके रहते हैं, या पानी में मौजूद बहुत सारे शैवाल के वैरायटी हैं, तो इन सब में संवहन तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ आसानी से विसरण के माध्यम से या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने के माध्यम से आपको चला जाता है, क्योंकि बहुत ऊंचाई तक पानी को या भोजन को जाना नहीं रहता है, तो इसलिए ये आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जो लंबे लंबे वृक्ष हैं या बड़े पौधे हैं, बुश लाइक स्ट्रक्चर वाले प्लांट है, झाड़ी नुमा पौधे, यानी जितने बड़े पौधे, अब यहाँ हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक पूरे तंत्र की। अब जैसे एक मंजिला मकान है तो आसानी से चारों तरफ पानी चला जाता है, पर जब बहुमंजिली इमारतें होती है तो क्या होता है, ओवरहेड हम लोग टैंक बनाते हैं और फिर वाटर सप्लाई होता है सभी जगहों पर। ठीक वैसे ही बड़े बड़े वृक्षों में एक पूरे परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है जिसे क्या कहते हैं, पौधों में संवहन तंत्र। अब बच्चों जानते हैं कि इस संवहन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं जो भोज्य पदार्थों और पानी के परिवहन में मदद करते हैं। पौधों में दो तरह के संवहन होते हैं, एक पानी का, उसके साथ खनिज लवण का, और दूसरा भोज्य बने हुए भोज्य पदार्थों का। तो संवहन तंत्र के दो मुख्य भाग हैं जो इसमें मदद करते हैं। एक हो गया जाइलम, कहीं कहीं जाइलम भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं यह भी लिखा हुआ मिलेगा। ये दोनों मिलकर के संवहन तंत्र बनाते हैं। कहीं कहीं आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, संवहन बंडल। क्या लिखा मिलेगा, संवहन बंडल। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल। अब थोड़ा सा वास्कुलर बंडल को बच्चों हम लोग समझते हैं। आप लोग पौधे के तनों को देखा है, कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पौधे के ऊतक में पढ़ा भी है। अगर इसका अनुप्रस्थ काट हम लोग करते हैं बच्चों, तो पूरा जो ये संवहन बंडल है
वो बड़े बड़े पौधों में इस तरह से वृत्ताकार संरचना में ये अरेंज रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें किनारे की ओर जो है ये रहता है फ्लोएम, इसको पीए से शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, और नीचे की ओर कौन रहता है, जाइलम, और ये सेंटर में जो है ये क्या रहता है, पित्त, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंज रहता है, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये फ्लोएम और जाइलम चार चार डिफरेंट कोशिकाओं से बने होते हैं, दोनों चार चार कोशिकाओं से बने होते हैं। जाइलम में 3 तरह की कोशिकाएं जो है वो मृत कोशिकाएं रहती है, और एक जो है वो सिर्फ जीवित कोशिकाएं रहती है, जबकि फ्लोएम में उल्टा रहता है, 3 जीवित और 1 मृत। 3 कौन कौन से इसमें है, तो जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तीनों मृत कोशिकाएं हैं, और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो जीवित कोशिकाएं हैं। और इधर फ्लोएम में सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों जीवित हैं, और सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है वो मृत है। इसीलिए पौधों में बच्चों, क्योंकि ये 3 मृत कोशिकाओं से बना है, और जब भी कोशिकाएं पौधों में मृत रहती हैं तो उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने वाले मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल का डिपोजिशन होता है, जैसे लिग्निन, टैनिन, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं, अलग अलग पौधों में अलग अलग मटेरियल का डिपोजिशन होता है, जिससे कि पौधों को हार्डनेस मिलता है। और बच्चों इसमें क्योंकि तरल पदार्थ पानी जाइलम में प्रवाहित होता है ना, तो इसे हार्ड कह सकते हैं कि वॉल की आवश्यकता है। तो इसीलिए 3 मृत कोशिकाओं से बना है, तो एक वॉलनुमा संरचना का निर्माण करता है। इसमें से जाइलम ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल्स है, जिसकी कि बेलनाकार संरचना और लंबी संरचना होती है, और एक दूसरे के ऊपर जुड़ करके इस तरह से पाइप जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। और इसके बीच बीच में जालीनुमा संरचना भी बनी होती है, जो पानी को ऊपर जाने और नीचे आने से रोकती है। फ्लोएम में कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, ये 2 संरचनाएं हैं जो भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायक है। तो पानी का जबकि क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, लेकिन भोज्य पदार्थों का क्या है, ऊपर भी नीचे भी होता है और ऊपर भी, यानी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और इसका यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट सिर्फ पानी का होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखने में ये सब भी अंतर आपको काम देंगे। चलिए जाइलम और फ्लोएम को समझने के लिए देखते हैं एक डायग्राम को, और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। स्क्रीन पे बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरह के से मैंने तने को बनाया था, तने का आधा कट भाग लिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं सेंटर में पित्त है, बीच में एक कैम्बियम लिखा हुआ है। ये कैम्बियम क्या करता है, डिवाइड करता है, विभाज्योतक है एक तरह का, जो अंदर की ओर जाइलम का निर्माण करता है और बाहर की ओर फ्लोएम का निर्माण करता है। ये दोनों का निर्माण करता है, यानी समय समय पर नए जाइलम और नए फ्लोएम का निर्माण होता रहता है, और ये नए जाइलम और नए फ्लोएम ही भोजन और पानी के संवहन में सहायक होते हैं। आपको इनलार्ज करके भी एक संवहन बंडल को इनलार्ज करके भी दिखाया गया है। जो लाइट पिंक कलर में आपको जाइलम दिखाई पड़ रहा है, ये ट्यूब जैसी संरचना है जो जाइलम ट्रैकीड्स और वेसल्स के कारण बनी हुई है। बीच में आपका कैम्बियम है और दूसरा फ्लोएम है। तो बच्चों ये है जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर। अब पानी कैसे ऊपर चढ़ता है, दूसरे तस्वीर के माध्यम से हम लोग उसको समझेंगे। चलिए ज़मीन से कैसे पानी अवशोषित होता है, दूसरी तस्वीर से हम लोग उसको समझते हैं। बच्चों जैसा कि तस्वीर में आप लोग देख पा रहे हैं कि रूट के एक स्मॉल पार्ट के सेक्शन को लिया गया है। तो सबसे लास्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं कि रूट हेयर है जो सॉइल में मौजूद है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। हम लोग सभी जानते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच खाली जगह होते हैं, उसमें हवा और फिर पानी मौजूद रहता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। कक्षा 9वीं में हम लोगों ने ऑस्मोसिस को पढ़ा था। इसी ऑस्मोसिस के कारण
वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि सॉइल में हायर कंसंट्रेशन में रहता है, यानी वहाँ पानी ज़्यादा मौजूद रहता है, और जब पौधों के अंदर, जड़ के अंदर पानी नहीं होता है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये मूव करता है और जड़ रूट हेयर्स के थ्रू पानी आता है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप रूट हेयर्स में एक चैनल भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि रूट हेयर पानी अब्जॉर्ब किया, अब उसके बगल वाली कोशिका में पानी की कमी है तो क्या करेगा, वो रूट हेयर से वो लेगा। यहाँ भी ऑस्मोसिस होगा, यानी ऑस्मोसिस से एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इस तरीके से वो जाइलम तक पहुँचता है। ये प्रेशर जो बार बार, इसे कहते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, और रूट हेयर जो खींचता है उसे रूट प्रेशर कहते हैं। तो रूट प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जाइलम तक तो पानी चले जाते हैं, ये छोटे छोटे जो शैवाल और काई जैसे जो पौधे हैं वहाँ तक तो पानी पहुँच जाता है, पर इस दोनों प्रेशर के कारण बहुत ऊपर तक पानी नहीं जा पाता है। तब वो पानी कैसे जाएगा, चलिए आगे उसे समझते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि कैसे मिट्टी से कोशिका तक पानी आती है। अब हम लोग समझते हैं कि बड़े जो वृक्ष हैं उसमें पानी कैसे जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि लंबी संरचना होती है, मान लीजिए कि ये जाइलम है, मौजूद है। तो बच्चों, ये वृक्षों में दो तरीके से आपको लंबे बड़े वृक्षों में पानी ऊपर तक जाते हैं। पहला है एक स्थानांतरण, यानी पानी का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण, और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, यानी दो क्रियाओं के द्वारा बड़े वृक्षों में बच्चों पानी पहुंचता है। अब सबसे पहले स्थानांतरण में हम देखते हैं कि बच्चे जैसे ही पानी ऊपर की ओर जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है, यानी अपने हर एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ा रहता है, एक दूसरे के लिए एडहेसिव प्रॉपर्टी रहती है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच इस तरह से एक दूसरे के लिए जो जुड़ाव, जो लगाव होता है, इसे कहते हैं कोहेसन। क्या कहते हैं? कोहेसन। और ये जाइलम के बीच में जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये इसकी दीवारों से भी जुड़े रहते हैं, जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल से। तो जाइलम ट्रैकिड्स वेसल्स के बीच कह सकते हैं, सिंपल जानिए कि जाइलम और पानी के बीच में भी एक लगाव है, एक एडहेसिव प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इस दीवारों से चिपके और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसे कहते हैं एडहेशन। यानी इसी एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी के कारण जाइलम कॉलम में पानी ऊपर बढ़ता है, और साथ साथ वो कॉलम जो है कह सकते हैं कि ब्रेक नहीं होता है, यानी वो कंटिन्यूअस रहता है। कहीं बीच में ऐसा नहीं कि पानी ऊपर चला गया और बीच में एक खाली स्थान बन गया, नीचे वाला फिर नीचे चला गया और ऊपर वाला ऊपर खिंचा गया। अब आते हैं दूसरे टर्म की ओर, वाष्पोत्सर्जन। बच्चों, वाष्पोत्सर्जन में कहाँ होता है? तो वाष्पोत्सर्जन हम लोगों ने सबने लीफ पढ़ा है, लीफ में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण में, इसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा, रंध्र। ठीक है, तो ये रंध्र जो है, जब स्टोमेटा ओपन होता है ये गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो इसी समय क्या होता है कि पानी वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है। पानी, अब जैसे स्टोमेटा से पानी निकल गया तो इसमें कमी हो गई, इसके गार्ड सेल में, तो क्या होगा, ये अपने बगल वाले कोशिका से पानी मांगेगा, फिर ये अपने बगल वाला से, इस तरीके से बगल वाला से मांगता चल जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि एक सकिंग प्रेशर यानी खिंचाव ऊपर की ओर ये पानी पे लगता है। यहाँ तो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स तो लग ही रहा है, साथ साथ शकिंग प्रेशर भी लग रहा है। बच्चों, आप लोग तो पानी कोको कोला या जूस पाइप डाल करके पीते हैं, तो क्या करते हैं, हम ऊपर से खींचते हैं
तो जूस या ऐसा जो भी ड्रिंकिंग मटेरियल हम पीते हैं वो हमारे मुंह तक पहुंच जाता है। तो वैसे ही समझिए कि ये सकिंग प्रेशर किसके कारण लग रहा है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। तो ऊपर से खींचा भी जा रहा है और नीचे से क्या है? ठेला भी जा रहा है। समझ रहे हैं ना कि नीचे से भी धक्का दिया जा रहा है कि तुमको ऊपर बढ़ना है और ऊपर से भी खींचा जा रहा है कि आपको ऊपर तक आना है। तो ये वाष्पोत्सर्जन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको लंबे लंबे वृक्षों में ऊपर तक पानी पहुंचाने में। यानी वाष्पोत्सर्जन ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर आया पानी, ये कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी जो है जाइलम और वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये सब मिलकर के कार्य करते हैं तो लंबे वृक्षों में पानी ऊपर चढ़ता है। बच्चों, ये वाष्पोत्सर्जन पौधों में और क्या क्या मदद करता है, इसका क्या महत्व है? तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन जानिए कि पौधों के एरियल भाग, पानी जब वाटर वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में निकलता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। ठीक है। अब ये ट्रांसपीरेशन क्यों आवश्यक है पौधों में? तो एक तो ट्रांसपीरेशन से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ट्रांसपीरेशन के कारण क्या होता है? स्टोमेटा जो है वो ओपन होता है। ट्रांसपीरेशन के क्या होता है? रंध्रों का खुलना और बंद होना किससे कंट्रोल होता है? तो वाष्पोत्सर्जन से। तो ये किस में मदद करता है? गैसों के आदान प्रदान में, आदान प्रदान में। और दूसरा क्या करता है? जल के संवहन में सहायक है। यानी जल का बड़े वृक्षों में संवहन हो रहा है तो वाष्पोत्सर्जन के दूसरा लाभ ये हो गया। और क्या है? यह वातावरण के ताप को भी नियंत्रित करता है। अगर कभी आप गर्मी के दिनों में घूमते हैं तो जहाँ ज़्यादा वृक्ष हैं, कभी आप वहाँ पर थोड़ा खड़ा होकर के महसूस कीजिए और देखिए कि वहाँ का तापमान की अगर मेज़र कर सकते हैं तो मेज़र भी करिए। एक एक्टिविटी के रूप में भी ले सकते हैं कि जहाँ वृक्ष हैं वातावरण का तापमान वहाँ क्या है और जहाँ वृक्ष नहीं है वहाँ का तापमान सेम डे में क्या है। तो ताप के नियंत्रण में ये मदद करता है। साथ साथ यह पौधों के अंदर जल को भी नियंत्रित करता है। यानी जल ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो, उसे भी नियंत्रित करता है। यानी कोशिका, ज़्यादा जल होगा तो क्या होगा? वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, कोशिका की एक निश्चित क्षमता है फैलने की। उसके बाद क्या होगा? ये कोशिका फट सकती है क्योंकि उसका एक्सपैंड करने का एक लिमिट है। तो ये अब पानी निकल जाएगा तो क्या होगा? ये कोशिका डैमेज नहीं होगी। जल को नियंत्रित करता है, ताप को नियंत्रित करता है, जल के संवहन में सहायक है, गैसों के आदान प्रदान में। तो ये वाष्पोत्सर्जन इतना इम्पॉर्टेंट है आपके पौधों के लिए। अब और अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जैसे नहीं होती है, जैसे बच्चों बरसात के दिनों में क्या होता है? वातावरण का तापमान अधिक होता है पर साथ साथ वातावरण में क्या होता है? नमी भी बहुत रहती है। वातावरण में भी नमी रहती है और ज़मीन में भी आपको मिट्टी में भी नमी होती है। तो पौधों के द्वारा तो जल अवशोषित हो रहा है पर नमी अधिक रहने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? बरसात के दिनों में स्लो होती है। उस समय में पौधे कैसे जल अपने शरीर के अंदर, अपनी कोशिका के अंदर नियंत्रित करते हैं? तो बरसात के दिनों में रात में जबकि तापमान भी नहीं रहता है तो उस समय बच्चों पौधों के अन्य भाग से एक छिद्र के नुमा से निकलता है, लेंटिसेल्स उसको कहते हैं, लेंटिसेल। उसके द्वारा वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, यानी वेपर के रूप में नहीं, पानी की छोटी बूंदों के रूप में पानी बाहर निकल रहा है और जिसे क्या कहते हैं? गटेशन। आपको ट्रांसपीरेशन और गटेशन दोनों जानना चाहिए।
यानी वाटर वेपर के फॉर्म में जब पानी निकले स्टोमेटा के थ्रू तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन। और जब वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में पानी बाहर निकले लेंटिसेल्स के द्वारा तो उसे क्या कहेंगे, गटेशन। तो बच्चों आप समझ गए होंगे ट्रांसपीरेशन और गटेशन। और इसीलिए रात के बाद कभी कभी अगर हम लोग गार्डन में घूमते हैं तो पत्तियों पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद रहते हैं। वो किसके कारण रहते हैं, इसी गटेशन के कारण वो मौजूद रहते हैं। बच्चों आप लोग गटेशन और ट्रांसपीरेशन को समझा, कैसे ट्रांसपीरेशन मदद करता है पौधों में पानी के संवहन के लिए। पानी के संवहन को रसाकर्षण, रसाकर्षण यानी इसे अंग्रेजी में एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। पानी के रसाकर्षण को समझा कैसे ऊपर जाता है, साथ साथ वाष्पोत्सर्जन कितना महत्वपूर्ण है पौधों के लिए इसे भी समझा। हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है और इसके महत्व को बताएं। बच्चों एक तस्वीर के माध्यम से इस प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझते हैं। इस तस्वीर में आप लोग देख पा रहे हैं कि वाटर के मूवमेंट को एरो से दिखाया गया है कि जड़ों में पानी आ रहा है रूट प्रेशर और ऑस्मोसिस के कारण, और धीरे धीरे आपको दिखाया जा रहा है कि पूरी पत्तियां तो बहुत ज़्यादा पेड़ों में होती हैं तो ये वाटर वेपर के रूप में निकल रही हैं, और जितना वाटर वेपर बनेगा पानी उतनी ही तेज़ी से ज़मीन से रूट हेयर्स के द्वारा पौधों में आएगा और फिर पौधों से पौधों के विभिन्न ब्रांचेज और एक अंतिम पत्ती तक पहुंचता है। आप लोग बच्चों पत्तियों में देखे ही हैं कि मिडरिब रहता है, वेन रहता है, वेनलेट रहता है। पूरा कहते हैं कहने का मतलब कि पत्ती के टिप तक आपको पहुंचने के लिए वो पूरा चैनल बना होता है, यानी ब्रांचेज से छोटे ब्रांचेज, फिर उससे पत्तियां, और पत्तियों में भी वेन और वेनलेट का पूरा जाल बना होता है। तो इस तरीके से हर एक पत्ती के अंतिम सिरे तक पानी पहुंचता है। तो ये तो बच्चों आप लोगों ने जाना कि पानी कैसे जड़ों से पत्तियों तक पहुंचते हैं। अब चलते हैं कि पौधों में बने हुए भोजन कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो इसके लिए क्या है, पौधों में एक पूरा अलग तंत्र है जो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। यानी दो पाइप है, एक पाइप पानी का और दूसरा पाइप, दोनों साथ ही साथ रहते हैं, दूसरा पाइप बने हुए भोजन का। तो भोजन कहाँ बनते हैं, तो भोजन पत्तियों में बनते हैं। क्या सिर्फ पत्तियों में ही भोजन बनते हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है। नहीं, जो नए तने होते हैं, नए तने कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि जो तने हरे होते हैं, नए शुरुआत में आप देखे होंगे कि बीज से जब पौधे बनते हैं तो पूरा का पूरा पौधा ही हरा होता है। तो उस केस में पत्तियों के साथ साथ तने भी भोजन बनाते हैं, यानी नए तने भी भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। और कहाँ भोजन बन सकता है, आप लोगों ने कभी फूलों के कलियों को ध्यान से देखा है तो कलियों में जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिसे कि कैलिक्स कहते हैं वो भी हरा होता है। तो उसमें भी यानी कली में भी जो आउटर मोस्ट पार्ट है तो वो कली फूल के अंदर के भाग को तो सुरक्षा देता ही है, साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है। मतलब कि जहाँ जहाँ पौधे का जो जो भाग हरा है वह फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन का निर्माण करता है। हर भाग में निर्माण हो रहा है, जैसे पौधा है, यहाँ पत्तियाँ हैं, ये तना हरा है, तो सब जगह निर्माण हो रहा है। तो पत्तियों से इसके द्वारा, तने से इस तने से तना अगर हरा है तो यहाँ भी निर्माण हो रहा है। तो भोजन ऊपर की ओर और नीचे की ओर भी जाता है। जड़ में तो भोजन का निर्माण नहीं हो रहा है तो इसलिए जड़ तक बने हुए भोजन, जड़ को कार्य करने के लिए जड़ तक जाना चाहिए। इसीलिए बने हुए भोजन का निर्माण अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट होता है। और क्योंकि भोजन का निर्माण हर जगह होता है
तो इससे बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए तो कोई प्रेशर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती है। तो सीव ट्यूब और सीव चालनी से आप लोगों ने देखा है कि छिद्र रहता है, इससे आपको बने हुए भोज्य पदार्थ नीचे की ओर जाते हैं और साथ साथ ऊपर की ओर भी जाते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा इसका बहुत दूरी तक पौधों की पानी की तरह नहीं है कि एक बार से एक ही से पूरे जगह जाएगा, हर जगह निर्माण हो रहा है। तो हर वो तना या पत्ती अपने आसपास को वो वितरित कर रहा है। इस तरीके से पूरे पौधे में बने हुए भोज्य पदार्थ का वितरण होता रहता है। तो जैसे पानी के संवहन को एसेंटोप्साइप कहते हैं, भोजन को संवहन को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। क्योंकि ये ठोस में रहते हैं ना, हमारे स्टार्च के रूप में, और कभी कभी ये हमारे विभिन्न पौधों में जमा होकर के भी रहते हैं, जैसे आलू में, शकरकंद में, ऐसे बहुत सारे हैं। जड़ों में, तनों में स्टोर्ड होकर के जब ज़्यादा बनते हैं स्टोर्ड होकर रहते हैं, और उनसे भी विपरीत परिस्थितियों में भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में वितरित किए जाते हैं। तो बच्चों, फ्लोएम के द्वारा इस तरीके से आपने समझा कि भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है और जाइलम के द्वारा जल का। बच्चों, यहाँ आप लोगों ने जाना कि पौधों में परिवहन कैसे होता है। वाष्पोत्सर्जन को जानने के लिए बच्चों आप लोग एक छोटी गतिविधि स्वयं से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2 गमले लीजिए, एक गमले में पौधा लगा हुआ हो और पौधे के गमले के ऊपरी भाग को ढक दीजिए किसी भी पॉलीथीन से, या जिस तरीके से आप ढक सकते हैं, और पौधे के ऊपर एक पॉलीथीन बांध दीजिए। और एक गमला लीजिए जिसमें सिर्फ इसको भी कवर करिए और एक छड़ी रखिए और इस छड़ी को भी कवर कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप अवलोकन करिए कि किसमें वाटर ड्रॉपलेट्स पॉलीथीन के किनारों पर दिखाई पड़ा और किसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये गतिविधि करके आप समझ सकते हैं कि जिसमें दिखाई पड़ा यानी वहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, और जिसमें नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि ये छड़ी है तो ये तो कोई लाइव प्रोसेस कर ही नहीं रहा है, मृत है। तो साथ साथ आप लोगों ने दोनों पौधे के गमले के भाग को कवर कर दिया है मिट्टी को, तो मिट्टी से जो वाष्प निकल रहे हैं वो आपके पॉलीथीन में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए इसको कवर करना है। बच्चों, ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके अभ्यास पुस्तक में दिया गया होगा, तो डायग्राम का तो अभ्यास करें ही, जैसे जल के अवशोषण का जो चित्र है उसका अभ्यास करें, और छोटे बड़े प्रश्न की जल के संवहन में कौन सहायक है, भोज्य पदार्थ के संवहन में कौन सहायक है, पौधों में संवहन तंत्र में कौन कौन से ऊतक सहायक हैं। ऐसे छोटे बड़े प्रश्न बहुत सारे होंगे, आप लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए और छोटे छोटे प्रश्नों को सिर्फ पुस्तक में जो दिए गए हैं प्रश्न उसी का अभ्यास ना करें। अगर अपने आप को निखारना है तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप स्वयं से तैयार करें। और मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि छोटे प्रश्नों को आप बोल करके उसके उत्तर का अभ्यास करें, खास करके जो वस्तुनिष्ठ हैं, MCQ वाले क्वेश्चन जो हैं, और बड़े प्रश्नों का लिखित अभ्यास करें। इस तरीके से आपका स्पीकिंग अच्छा होगा, राइटिंग अच्छा होगा और ओवरऑल आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा और आप हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो मैं समझती हूँ कि परिवहन के लिए पौधों और जंतुओं में इतना काफ़ी है, बाकी आप स्वयं से पढ़ें और अभ्यास करें। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।